आप सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आप लोग इंग्लिश के वीडियोस काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे और आप लोग सोच ही रहे होगे इंग्लिश के क्लासेस गए बहुत आ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों देखो देखो आ, ये फाइनल है, ठीक है। कल जो इंग्लिश का जो वीडियो आया था वो लास्ट था, क्योंकि इसके बाद से अब रेगुलर क्लासेस चलेंगे। रेगुलर क्लासेस तो चल ही रहे हैं, मतलब इंग्लिश के अब केवल दो ही क्लासेस लेने रह गए हैं, दो ही शॉर्ट्स अपलोड मैं कर दूंगा नेक्स्ट कभी, आज नहीं नेक्स्ट कभी। जिससे कि मतलब दो ही चीज़ें बाकी रह गए हैं। एक तो ये जो THE, ये जो दी वाला जो वर्ड है, इसको कैसे और कहाँ पे यूज़ किया था वो एक है, और एक दूसरा है नाउन प्रोनाउन के ऊपर है, ठीक है। तो वो दो ही क्लासेस हैं, उनको अपलोड कर दूँ तो पूरा का पूरा इंग्लिश भी सेल वैल्यूज की तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट कभी। ओके। सो तो अब हम लोग स्टार्ट करें आज बटनी वादे के अनुसार। ओके। सो तो गाइज यार, आज हम लोग बटनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो गाइज, अब देखो, अब से मैं आपको ये जो बटनी के जो 3 क्लासेस होंगे ना, यहाँ से मैं आपको पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ज़िंदा होता है, कैसे वो अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो। मैंने वो रिप्रोड्यूस मैंने पकड़ लिया, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बैठा। आज वो रिप्रोड्यूस वाला कुछ नहीं आएगा। मतलब एक इंसान कैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के दौरान क्या क्या होता है, तो आज मैं आपको ऐसी जगह से मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप जिंदा, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होने से लेकर मरते दम तक वो क्या क्या करता रहता है, वो सब हम लोग आज जानेंगे। तो चलो, आज इस लाइफ का सफ़र में आज मैं भी आपके साथ में चलूँगा, ठीक है। मुझे तो चलना ही पड़ेगा, वरना क्या आपको समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लाइफ के ऊपर का सफ़र, ठीक है। ये जो जहाँ से मैं आपको ये ज़िंदगी पकड़वा रहा हूँ ना, यहाँ से आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। सो तो शुरू करते हैं। पहला है लाइफ, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ओके, इसी पूरा का पूरा ये चैप्टर का नाम है। यानी कि दोस्तों, इस चैप्टर में ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड नामक ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जीवन से लेकर मृत्यु तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होते रहते हैं वो हम लोग जानेंगे इस जीवन की सफ़र में। तो जो जीवन का सफ़र जो पहला जिस स्टेशन से शुरू होता है, यानी कि जो जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, पूरे का पूरा इस सफ़र का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब, चलो मैं बता देता हूँ, विविधता। ओके, आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। विविधता मतलब इसको एक जगह पे सेपरेट, इसको एक जगह पे सेपरेट, इसको एक जगह पे सेपरेट, समझ रहे हो, सभी को अलग अलग ग्रुप्स में रखना। कौन सा कहाँ पे जाता है, ये एक तरीके से आप क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हो। बाय द वे, सो तो गाइज यार, यहाँ पे हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं। Life is a unique, complex organization of different molecules which are expressing themselves through chemical reaction and leading to various characteristics is known as life। भाई ये क्या हुआ। लाइफ इज़ a यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइफ का पूरा एक डेफिनेशन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ज़िंदगी को आप जितना आसान समझते हो उतना आसान है कि है या क्या। वो तो आप ही को मालूम होगा ना कि आपके रोज़ की ज़िंदगी में क्या होता है, कितना घटिया भाग्य चल रहा है आपका, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो भाग्य के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लाइफ इज़ ए यूनिक, लाइफ एक, हमारा जो ज़िंदगी, जो हमें जो जीवन मिला है, वो इतने घुमावदार चीज़ों से बना हुआ है ना, इतने गज़ब के चीज़ों से मिलकर हमारा जो बॉडी, और हर एक का अपना अपना काम होता है। आपके बॉडी में कोई बेकार चीज़ नहीं होती। हाँ, नाखून को छोड़ के, नाखून को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ आपके बॉडी में बेकार नहीं होती।
हाँ, वैसे नाखून भी कई बार सेल्फ डिफेंस में काम में आ जाते हैं। बाय द वे, life is a unique, complex organization of different molecules which are expressing themselves through chemical reaction. हर एक आपके, चलो एक ह्यूमन बॉडी के ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक पार्ट, ठीक है, बालों से लेकर उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, हर एक पार्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करता है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके। ओके, जैसे कि हम मान लो पेट में खाना डाइजेशन कैसे होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कहाँ से? जो आपके पेट के पास में एक पित्तकोश नामक एक ऑर्गन होता है, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि खाना को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो डाइजेशन सिस्टम, यानी कि अगर आपको बताया जाएगा डाइजेशन सिस्टम, यानी कि वो आप किसे समझोगे? आप ऑब्वियसली आप समझोगे किसे? आपके स्टमक को। पेट में डाइजेशन होता है ना। हाँ, 10% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, वो अलग बात है। 10% जो डाइजेशन है वो मुंह में ही हो जाता है। बाय द वे, तो सभी अपने अपने केमिकल रिएक्शन के लिए ही फेमस है। ओके, सभी अपने अपने केमिकल रिएक्शन के लिए ही फेमस है। सो एंड लीडिंग टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज लाइफ। सभी का अलग अलग काम है, और सभी अपने अपने केमिकल रिएक्शंस की वजह से जाने जाते हैं। जैसे कि मुंह, सलाइवा। पेट मैंने एग्जाम कर लिया। मुंह, सलाइवा। सलाइवा से जो प्रोटीन निकलता है, जिससे कि आपके आप जो खाना जो आप चबा रहे होते हैं, उसी दौरान ये 10% जो खाना होता है ना, वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ पे? आपके मुंह में। जितने भी सारे श्वेत सार खाद्य हैं, ओके, वो जो खाना होता है ना, वो खाना डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? आपके मुंह में। ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट होता है आपके मुंह के अंदर, सलाइवा के थ्रू। ओके, और बाकी 90% जो खाना होता है वो अंदर चला जाता है। सो एंड लीडिंग टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज लाइफ। तो गाइस, आप लोग समझ गए लाइफ क्या है। लाइफ, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, लाइफ एक जिंदगी। एक इंसान को यदि लाइफ मिलता है तो कैसे? उसके अलग अलग ऑर्गन्स के लिए ना। मैं बोलूँगा एक आदमी जिंदा है कैसे? उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके पाँव हिल रहे हो, ठीक है, उसके आंखें जो है वो खुल रही हो, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। सो तो यार देखो, मेन बात क्या है? मेन बात दरअसल दोस्तों ये है कि जब देखो, मैं किसी भी एक आदमी को ज़िंदा कब बोलूँगा? मैं किसी भी आदमी को ज़िंदा तब बोलूँगा जब उसके हाथ पैर हिल रहे हों, उसके आँख खुल रहे हों, उसका ब्रीदिंग चल रहा हो, उसके जो नस होंगे उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो, उसके हार्ट बीट, इन सारी चीज़ों को लेकर ही मैं बोलूँगा ना, एक उसमें लाइफ अभी भी है, वो अभी भी ज़िंदा है। तो मुझे ये लाइफ के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसके आँख वगैरह रिएक्शन कर रहा है, उसका हार्ट बीट चल रहा है, उसके अंदर सांस जो है वो ले सकता है। समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड लाइफ। वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? उसके हाथ पैर हिल रहा है, उसका हार्ट बीट चल रहा है, उसका वो सांस ले पा रहा है। समझ रहे हो? तो उसी से मालूम चलता है कि वो, हाँ भाई, वो हमारा जिंदा है, उसमें लाइफ अभी भी है। वही वो जो उसने जो हाथ पैर हिलाया, या उसका हार्ट बीट चल रहा है, या वो जो सांस ले रहा है, वो क्यों और कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हर एक पार्ट का, आपके बॉडी के हर एक पार्ट का अपना केमिकल रिएक्शन है। अपना केमिकल रिएक्शन है हर एक पार्ट का, जिसकी वजह से वो जो है
आपका बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से वो केमिकल रिएक्शन कर पा रहा है, समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन कर पा रहा है। और हर का अलग अलग चरित्र है, जैसे कि हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, सांस लो, हार्ट बीट, हर एक का अपना अपना कैरेक्टर है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। नेक्स्ट, अभी जो आपका जो लाइफ है, इस लाइफ के अंदर जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके बॉडी में क्या क्या होगा वो जान लेते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है मैंने आपको बताया था जूलॉजी के क्लास में। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी, एडाप्टेशन, होम्योस्टेसिस, रिस्पॉन्सिवनेस, लाइफ स्पान, एंड लास्ट में आता है डेथ, जीवन का अंतिम सत्य। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक छोटा सा बेबी। ओके, तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप लोग एक बेबी को देख सकते हो। ओके, सो अब देखो इसका जो लाइफ है, ओके, ये जो लाइफ है ये अभी जिस हाल में है इसका फिर इंक्रीज तो होगा ना, ये फिर बढ़ेगा ना, मतलब बात को समझो। ये जो बेबी अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बेबी एक्चुअली अभी इसका जो फर्स्ट केस में क्या आएगा, फर्स्ट केस में इसके साथ में क्या होगा, इसका फर्स्ट क्या था, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, पहला तो इसके साथ में क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये इसका हाइट बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, समझ लो। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये अभी देखो इसका एक सेल, एक से ये दो सेल, दो से तीन सेल, ऐसे करते करते मल्टी सेल्स होती जाएंगी, समझ रहे हो बात को। तो इसके सेल्स में भी डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केवल हाइट में थोड़ी ना है, इसके सेल्स में भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जूलॉजी में एकदम डिटेल में मैंने समझाया था, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। कहाँ पे मिलेगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप जब आओगे इसमें, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नीचे आना है। ओके, यहाँ पे आपको ये वाला ढूंढना है। किसे ढूंढना है, जूलॉजी को। जब आप जूलॉजी को ढूंढ लोगे, उसके अंदर जाना, तो अंदर जाते ही 5 यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। ओके, और साथ ही साथ में आपको इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। ओके, इन दोनों वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत जानने को मिल जाएगा। इसमें तो फ़िलहाल डेफिनेशन है, लेकिन इसमें पूरा अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि मेटाबॉलिज्म क्या है। और साथ ही साथ में एक और जगह कि यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ में यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे भी समझ ना आए तो आपको सिंपली जो है गाइस देखो, यहाँ पे यदि आपको वो ना मिले, कौन सा, बटनी में वीडियोस अपलोड नहीं हुए गाइस, यहाँ पे यदि आपको, यहाँ पे यदि आप ना जान सको तो आपको ये सेल बायोलॉजी में भी आप जा सकते हो। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप सेल बायोलॉजी क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया था मेटाबॉलिज्म क्या है। इसी वीडियो में ना बायोलॉजी की हर एक चीज़ है, सेल के ऊपर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको इसी सेल बायोलॉजी में ही मिल जाएगा। इन्हीं दोनों वीडियोस में सेल्स के मैक्स टू मैक्स राज छुपे हुए हैं। ठीक है, इसमें तो इसका हिस्ट्री है, इसमें इसका ज्योग्राफी है, समझ लो। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में, इन्हीं में सब कुछ है। ओके, सो नेक्स्ट, तो गाइज हाँ, तो अब इसके सेल्स भी बढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म भी होगा। मेटाबॉलिज्म शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म।
एनाबोलिज्म जिसमें जो खाना होगा वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से जो है ब्लड के साथ मिल के आपका सेल्स को बूस्ट करेगा। कैटाबोलिज्म क्या है, जिससे कि वो सॉरी वो था कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या है, खाना उत्पन्न होना, वो इंसानों के केस में नहीं होता, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों के केस में होता है, खाना उसमें उत्पन्न होता है, हम इंसानों में होता है लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो उन दोनों का मिक्सचर को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। ये तो भैया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ये बड़ा होगा ये भी अपनी ही तरह एक और पैदा करेगा, समझ लो। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी, हाथ पैर हिलाएगा, चलेगा, दौड़ेगा, नाचेगा, भागेगा, सब कुछ करेगा ये। नेक्स्ट एडॉप्टेशन, ये एक महाकाल है। अडॉप्टेशन के ऊपर डिटेल में हम लोग समझेंगे इन मे बी नेक्स्ट वीडियो। इसी वीडियो में शायद हम लोग समझेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अडॉप्टेशन के ऊपर अच्छे से। अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस तो आपको वर्ड पे समझ में आ रहा होगा, रेस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कितना, उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट लाइफ स्पान, बुढ़े के हालत में इसका हालत कैसा होगा, पूरा जीवन चक्र। एंड लास्ट डेथ। ओके, लास्ट आ गया इसका डेथ। सो इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, धीरे धीरे करके मारेंगे, जिसे कहते हैं ना तड़पा तड़पा के। सो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, एडॉप्टेशन, होम्योस्टेसिस, रेस्पॉन्सिवनेस, लाइफ स्पैन एंड लास्ट को डेथ। सो अब कुछ और बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। ये ज़रा अच्छे से सुनियो, क्योंकि अगले तीनों क्लासेस में मैं इसी के ऊपर ही चर्चा करूँगा। व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर, ज़रा अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना, वरना कंटिन्यूसली क्लासेस में आप पूछे जाओगे कि सर डिफाइनिंग फीचर है क्या, बार बार क्यों से डिफाइनिंग फीचर बोले जा रहे हो। हर एक इस तरीके जो हर एक पॉइंट्स में लास्ट में आपको मिलेगा डिफाइनिंग फीचर। ओके, ऐसे जो हर एक जो टर्म्स आएंगे ना वहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा डिफाइनिंग फीचर। इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ, इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। सो the feature which are only present in living and without this character life can't be possible, then it is called defining feature। डेफिनेशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा, सो इसीलिए मैं पहले से आपका डाउट क्लियर नहीं करवा रहा। द फीचर which are only present in living and without this character life can't be possible। डिफाइनिंग फीचर्स यानी कि कुछ ऐसे गुण, यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसे गुण जो कि केवल और केवल लिविंग में पाया जाता है। किसी पत्थर में ये सारी चीज़ें होते हैं ना, किसी लोहे में इस तरीके की चीज़ें पाए जाते हैं ना। ये कहाँ पे पाया जाता है, ट्री में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ओके, एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। इसमें जो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य है। तो जो जो जन्म लेगा उसी के लिए चीज़ें वैलिड है, जो पहले से मौजूद है उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है, ये सभी डिफाइनिंग फीचर्स हैं, यानी कि जो चीज़ें केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखाई जा सकती हैं, और उन कैरेक्टर्स के बिना, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी भी आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगी। इनमें से एक भी गुण आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको लिविंग के अंदर। ओके, सो डेफिनेशन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने अडॉप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस का मैंने आपको यहाँ पे क्लियर नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि देखो डिफाइनिंग फीचर है क्या चीज़, समझ गए आप लोग। मैं एक और बार लास्ट टाइम बोल देता हूँ, ये जो फीचर्स होते हैं ये केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेंगे, और बिना इस कैरेक्टर के लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो इसे क्या होता है डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर जैसे इसके ऑपोजिट
कोई भी कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाएगा। यानी कि जो कैरेक्टर हमारे सामने निकलेगा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। दैट इज़ कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? जो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और बिना उन कैरेक्टर्स के लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ लो, लाइफ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है बिना इन कैरेक्टर्स के। सो पहला आता है ग्रोथ। 20 मिनट हो गए। पहला आता है ग्रोथ। इट इज़ द परमानेंट irreversible increase of mass number weight of individual is called growth। भाई ये क्या हुआ? ये परमानेंट है। यहाँ पे देखो, ग्रोथ इसका इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब ये केवल बढ़ सकता है, दोबारा से इस पोजीशन में आ सकता है क्या अगले 10 सालों के बाद? ये दोबारा से तो इस पोजीशन में नहीं आ सकता ना। इसका लाइफ केवल बढ़ेगा, केवल इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये केवल और केवल इंक्रीज ही होगा। समझो, इसका अगले 10 सालों के बाद इसका हाइट बढ़ेगा ना। ये वापस से छोटा तो नहीं हो जाएगा, वापस से इस फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये बढ़ेगा वापस से, ये दोबारा से बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ेगा, ना कि वो दोबारा से तो उस फॉर्म नहीं बन सकता ना वैसे ही। तो इट इज, तो इसीलिए कहा गया इट इज़ द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ मास 10 सालों के बाद। अभी मान लो ये सपोज ये अभी 136 ग्राम का है। एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी 136 ग्राम का है। ओके, सो इसका जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा, जैसे इंक्रीज ऑफ मास, मास समझ रहे हो ना? मास का मतलब क्या है? उसका क्वांटिटी। अभी ये मान लो 136 ग्राम का है, 10 साल के बाद इसका वेट बढ़ेगा कि नहीं? 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। 6 किलो तो नहीं, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगले 10 साल के बाद इसका वेट बढ़ेगा, है कि नहीं? मास नंबर, वेट, वही एक ही बात है। मास, वेट इसका बढ़ेगा। और देखो ग्रोथ, यहाँ पे मोटा मोटी क्या समझे हमें? समझ में आया? जो ग्रोथ है आपका, इसका ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इरिवर्सिबल, यानी कि क्या है? रिवर्स नहीं आ सकता ग्रोथ, क्योंकि अगले 10 सालों के बाद इसका हाइट बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ेगा। ये दोबारा से छोटा होकर तो स्पॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, वरना ऐसे तो पुनर्जन्म होता रहेगा। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ मास नंबर, वेट, एक ही है। ओके, ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। सो तो भैया अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा, तो अब हम लोग इसे कह सकते हैं इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ? जी नहीं सर, इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ। क्यों जानते हो? क्योंकि इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ग्रोथ केवल ह्यूमन में नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग में ही पाया जाता है। उसके लिए दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रोथ है जहाँ पे ये, मान लो ये एक पदार्थ है, आप बाहर से ही कुछ ऐसी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दो जिससे कि इसका ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो? अचीव्ड बाय एडिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड और एक्सटर्नली, ग्लिचेस। ओके, जैसे कि मान लो एक खंबा, ठीक है, एक खंबा। अच्छा, ये जो खंबा है अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। मान लो मुझे अपने घर में एक खंबा बनाना है, एक पिलर हमें मुझे बनाना है, तो अभी के लिए वो क्या रहेगा? वो छोटा रहेगा। लेकिन मैं उसमें सीमेंट ऐड करूँगा, बालू ऐड करूँगा, ठीक है, चिप्स ऐड करूँगा, जिससे कि मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। तो ये तो एक तरीके से ग्रोथ हुआ ना, ये एक तरीके से ग्रोथ हुआ कि नहीं? ये इतना सा था, ये बाद में आगे चल कर ग्रोथ होगी, इतना सा हो गया, तो ये तो एक तरीके से ग्रोथ हो गया। दिस इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर हमें क्या बोलता है?
जो कि केवल और केवल लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। ओके, इसे छोड़ो, विदाउट दिस कैरेक्टर इसे छोड़ो, मेन बात आता है इसी पे, ठीक है। क्योंकि वो जो एक छोटा सा वो पिलर बनाने को जो छोटा सा टाइप था, जो कि एक पत्थर जैसा दिख रहा था, जब हमने उसमें बालू सीमेंट ऐड किया, वो उसका ग्रोथ थोड़ा सा और हो गया, समझ रहे हो। एडिंग ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें हमने रेत बालू और डाल दिए, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गया। तो जब उसका ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव ग्रोथ। केवल और केवल नॉन लिविंग में होता है, लिविंग में ये नहीं होता है, लिविंग का ग्रोथ अलग है। तो सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, लाइक बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। क्या समझे। अगर आप एक ग्रोथ को देखोगे, मोटा मोटी ग्रोथ, इन्हें भूल जाओ। यदि आप एक मोटा मोटी ग्रोथ को देखोगे तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। लेकिन जब आप एक इंट्रिंसिक ग्रोथ को पकड़ोगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, जो कि केवल नॉन लिविंग में पाया जाता है। यदि मैं आपसे बोलूँ इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ, जो कि आगे लिखा हुआ आपको मिल भी जाएगा। नेक्स्ट, intrinsic growth. This type of growth due to continuous division of cell which is internally only present in living only, then it is called intrinsic growth। यानी कि पहले इस लाइन को समझते हैं। इस तरीके ग्रोथ केवल सेल में होता है, सेल डिवीजन। ये एक सेल था, इससे 2 सेल और बन गए, इससे 3 सेल और बन गए, फिर इससे 4 सेल और बन गए, फिर 4 से 6 बन गए, फिर 6 से 8 बन गए, समझ रहे हो। तो इस तरीके के ये जो सेल्स बने ड्यू टू कंटिन्यूस डिवीजन ऑफ सेल। अब जब सेल के जब इतने सारे मात्रा इसके बढ़ रहे हैं, ये जो बेबी है, ये जो बेबी, इसके भी सेल बढ़ेंगे। अब जब इसके सेल बढ़ेंगे तो देखो, अब जब इसके सेल्स बढ़ेंगे, इसके सेल्स जब इंक्रीज होंगे, तो इसके सेल्स के इंक्रीज होने से नतीजा ये होगा कि इसका हाइट भी बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनेंगे। तो जब ये ऐसे बनेंगे तो यानी कि क्या हुआ, इसमें सेल इंक्रीज हुए, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल इंक्रीज हुए इसके, समझ रहे हो। ये इंटरनली होता है, यानी कि इसमें किस तरीके का जो सब्सटेंस ऐड नहीं किया जाता, ये इंटरनली होता है। सेल्स के डेवलपमेंट की वजह से ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में। ये जो बेबी, इसमें जो है सेल डेवलप होगा। अभी इसमें सेल्स जितने हैं, बाद में इसमें सेल्स डेवलप होंगे। तो जब इसके सेल्स डेवलप होंगे तब जाके इसका ग्रोथ होगा, है कि नहीं। सेल्स में जब डेवलपमेंट होगा तभी जाके इसका ग्रोथ होगा, और जब इसका ग्रोथ होगा तो इसे कहा जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। समझ गए। अच्छा, अब ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इसके बारे में आप अच्छे समझ गए, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर एक और बात, सो द ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। यदि आप मोटा मोटी देखोगे ग्रोथ को, ओके, बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। यदि आप मोटा मोटी देखोगे तो इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ, इसी ग्रोथ के अंदर एक जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट चलता है डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ ऑर्गन्स। ग्रोथ हमने क्या पढ़ा, सेल्स के डेवलपमेंट, यानी कि जो एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जो ऐसे जो सेल जो डिवीज़न हो रहे हैं, सेल के डिवीज़न की वजह से ग्रोथ होता है कि नहीं।
लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ग्रोथ, हाँ चलो भैया हमने मान लिया कि जो सेल्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन लेकिन जब भी मान लो कोई आपको कोई रिश्तेदार आपको 3 साल पहले देखेगा कि अच्छा भैया आप अभी इतने से हो, अगले 10 साल के बाद जब वो देखेगा कि आप इतने से हो गए, तो वो थोड़ी ना देखेगा कि आपके अंदर सेल कितने हैं। वो थोड़ी ना देखेगा कि आपके सेल कितने बूस्ट हुए। वो देखेगा आपके हाथ इतने बड़े हो गए, पैर इतने बड़े हो गए। समझ रहे हो? तो ओवरऑल इंक्रीज ऑफ ऑर्गन्स, आपके हाथ बड़े हो गए। 3 साल पहले आपके हाथ छोटे थे, अब आपके हाथ बड़े हो गए। पैर छोटे थे, पैर बड़े हो गए। क्यों? सेल की वजह से जो आपके हाथ छोटे थे वो बड़े हो गए। तो यानी कि जो आपके हाथ पैर, जो आपके छोटे छोटे हाथ पैर थे वो बड़े हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपके हाथ पैर बड़े हो गए, यानी कि आपका डेवलप हुआ है कि नहीं? फिजिकली आपका डेवलप हुआ। डेवलपमेंट भी दो तरीके से किया जाता है, एक फिजिकली एक मेंटली। फिजिकली यहाँ पे आप डेवलप हो गए, फिजिकली आपके हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, मुंह बड़ा हो गया, ठीक है, आपका बॉडी बड़ा हो गया, ठीक है, वही सेल की वजह से हुआ। लेकिन बड़े हो गए तो जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि हाँ भाई वो डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, आई बात समझ में? व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ सेल के बीच में होता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या? आपके हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, आपका बॉडी बड़ा हो गया। 10 सालों के बाद ये इतना सा बेबी बड़ा हो कि इतना सा बन जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, ग्रोथ ऑलवेज लीडिंग टू डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के पीछे ग्रोथ ही रहता है। क्योंकि ग्रोथ हमने क्या पढ़ा? सेल की वजह से ग्रोथ होता है, और सेल का अगर इंक्रीज होगा तभी जाके ना डेवलपमेंट होगा, तभी जाके ना आपके हाथ पैर बड़े होंगे। समझ रहे हो? ग्रोथ ऑलवेज लीडिंग टू डेवलपमेंट, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट भी नहीं होता। ग्रोथ डेवलपमेंट एक ही बात है, बस ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ग्रोथ सेल का इंक्रीज होने होने को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, और सेल के इंक्रीज होने से जो आपके हाथ पैर बड़े हो गए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, समझ गए ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था, ये मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अच्छा, मैंने जूलॉजी में इसका एक बेटर एक्सप्लेन दिया था, साथ ही साथ में मैंने सेल बायोलॉजी में इसका थोड़ा बहुत रोशनी डाली थी। तो अब हम लोग उसके थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। ऑल द कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। फूड तैयार होना, फूड का डेवलप होना, एक फूड कैसे जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ऑल द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आपने खाना खाया, वो हजम हुआ, यानी क्या हुआ? वो फूड मतलब कई भागों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया, जिससे कि एनर्जी, बॉडी को जो जो एनर्जी चाहिए था वो निकल गया बॉडी से, और बॉडी से जो एनर्जी निकला वो जाके सेल में लगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? जो आपने जो फूड खाया वो कई हिस्सों में बट गया। समझ रहे हो? कई हिस्सों में बट गया, जिससे कि उससे एनर्जी निकला, एनर्जी निकले में आसानी हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक फूड को कई हिसाब से तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो पूरी तरीके से फूड को। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या है? कई सारे टुकड़े हैं, उनको एक फूड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, जो कि पेड़ों में पाया जाता है। खाली एनाबॉलिज्म बोलोगे तो केवल पेड़ों में पाया जाता है, इंसानों में जस्ट 1%। लेकिन पेड़ दिन भर एनाबॉलिज्म करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फूड जनरेट होता है। कैटाबॉलिज्म क्या है? फूड तोड़ के एनर्जी होता है। तो अब जो एनाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें फूड जनरेट होता है, वो जो प्रोसेस है, वो जो रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल आपके सामने है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
जो कि पेड़ों में पाया जाता है, जिससे कि वो फूड जनरेट करता है रात के लिए। और ऑल द कैटाबोलिक प्रोसेस और द रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबोलिक पाथवे। एग्जांपल रेस्पिरेशन, या मैंने जो आपको बोला कि हजम करने का जो प्रक्रिया है, डाइजेशन जिसे बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम, आप उसे एकदम सीधा साधा एग्जांपल है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनता है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिसमें एनाबॉलिज्म भी इंक्लूड होता है और कैटाबॉलिज्म भी इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में। और वो जो टोटल जो मेटाबॉलिज्म होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में, दैट उसमें से जो एटीपी निकलता है वो 7.8 KCl, यानी कि 7.8 कैलोरी जनरेट होता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोमेटिक ट्राइपॉड फॉस्फेट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑटोमेटिक ट्राइफॉस्फेट नहीं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ, जो कि केवल लिविंग बीइंग में पाया जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हीं में पाया जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। All the life processes are occurring in the living organism is called physiological activity। आप चल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, आप मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी कि ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लाइफ में आप जो कुछ भी करते हो, आप चलते हो, दौड़ते हो, नाचते हो, गाते हो, एनीथिंग, आप जो कुछ भी करते हो, सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने से कर रहे हो ना, कोई मशीन तो आपको नहीं करवा रहा ना, आप खुद से ये काम कर रहे हो, यानी कि आप फिजिकली वो काम कर रहे हो। फिजिकली मतलब खुद से वो काम करना, तो आप खुद से वो काम करो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन वगैरह वगैरह। सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ, जो कि केवल लिविंग बीइंग में होता है। देखो, जहाँ जहाँ पे भी डिफाइनिंग फीचर आ रहा है मैं वहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, केवल लिविंग में ये चीज़ें पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है होम्योस्टासिस। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था होम्योस्टासिस, कहाँ गया वो, ये रहा वो दानव। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था होम्योस्टासिस, अब जानेंगे इसके ऊपर डिटेल में, व्हाट इज होम्योस्टासिस। ओके, सो तो यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर द इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन इक्विलिब्रियम। भाई भयंकर, बहुत ही ज़्यादा भयंकर डेफिनेशन है इसका। अभी इक्विलिब्रियम क्या है गैस, देखो, होम्योस्टेसिस को आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि इसमें, होम्योस्टेसिस में दोस्तों ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो कि मतलब ये बॉडी के इनसाइड होते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि ये बॉडी के इनसाइड होते हैं, लेकिन बॉडी के कोई किसी भी ऑर्गन का इसमें कोई हाथ नहीं रहता है। मतलब ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि बॉडी के किसी भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये केमिकल रिएक्शन होता रहता है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। एक एग्जांपल लेते हैं, हीट, टेम्परेचर। जो हीट होता है वो ना तो स्टोमक की वजह से, ना ही रेस्पिरेशन से, ना ही ग्रोथ से, ना ही डेवलपमेंट से, किसी भी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर होता रहता है। क्यों? सेल डिवीज़न हुआ इसलिए, या फूड डाइजेशन हुआ इसलिए? नहीं, ये किस लिए हुआ,
इसमें बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर हो रहा है। कैसे? भगवान की तरह? नहीं 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 गाइज, हम अभी यहाँ पे साइंस की क्लास खोल के बैठे हैं, भगवान भगवान नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो? यानी कि ये जो हीट या टेम्परेचर, इसमें तो भाई बॉडी का कोई भी ऑर्गन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन फिर भी हीट जनरेट होता है, हमारे बॉडी से हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जिसमें कि बॉडी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यह बॉडी के इनसाइड होता है, लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। रेस्पिरेशन हो गया, जिसमें कि बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेशन हो गया, मैक्स टू मैक्स पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। चलना फिरना, इसमें भी कुछ पार्ट्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हीट, इसमें ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन फिर भी इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। सो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है होमियोस्टैसिस। समझ गए? इट इज़ द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। ये बॉडी खुद से इसको मैनेज करता है। ये कोई भी प्रकार का, मतलब इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी इसको खुद से जो है कम ज़्यादा कर सकता है। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया, स्वेटिंग इन बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। जब एक्सरसाइजेस करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, तब आप लोगों ने देखा होगा आपके बॉडी से जो है पसीना निकलता है। गर्मियों में आपके बॉडी से पसीना निकलता है, क्यों? क्या डाइजेशन की वजह से, या रेस्पिरेशन की वजह से, या चलने फिरने की वजह से? चलने फिरने की वजह से स्वेटिंग निकले, इसका तो डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्रेन चाहता है कि हमारा बॉडी ठंडा रहे, समझ रहे हो? ब्रेन चाहता है कि हमारा बॉडी ठंडा रहे, तो इस वजह से स्वेटिंग होता है, या जो हीट निकलता है हमारे बॉडी से। क्यों हीट क्यों निकलता है? हमारे बॉडी में तो ऐसा कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो। उस ऑर्गन को हम लोग तो निकाल देंगे तो हम लोग मर ही जाएंगे, हीट ही नहीं निकलेगा। ब्रेन ऐसा नहीं, मोटा मोटी रूप से यदि आप देखोगे, हीट या स्वेटिंग, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके हीट स्वेटिंग ये सब होता ही रहता है। डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन है। तो समझ गए होमियोस्टेसिस क्या है? लास्ट टाइम बता रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बॉडी का कोई भी पार्ट, बालों से लेकर पैरों के नाखून तक, कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है बॉडी का, फिर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इनर ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये कैसे हो रहा है, ये कभी फुर्सत मिले तो मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं बता सकते। वीडियो आप लोग देखो गाइस, कितना लंबा हो चुका है। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज होम्योस्टेसिस तक ख़त्म करते हैं, बाकी जितने रहे नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। ओके, तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वो कॉल को इग्नोर करना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉल को इग्नोर कर देना, कॉल मोबाइल में शूट करता हूँ ना, कभी कभार कॉल कर देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बटने के यहीं से शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।